गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की अभी ये सेशन किसकी है? 69th BPSC को लेकर के सेशन चल रही है साइंस की। ओके, तो देख लेते हैं आज के साइंस के MCQs में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास। ओके, चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कॉलम, वॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका वॉट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉट हो जाएगा। कैसे? अब आप देखेंगे विद्युत शक्ति, शक्ति का क्या होता है? कार्य बाई समय। ओके, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो क्या होता है? जूल होता है ना, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और अगर इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यह जूल सेकंड माइनस वन। ओके, सेकंड माइनस वन इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा? इसे क्या बोला जाएगा? वॉट। वॉट। ओके, इसे क्या बोला जाएगा? वॉट। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो आपकी विद्युत शक्ति की इकाई हो गई। ओके, एक आपका विद्युत शक्ति का इकाई हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है विद्युत धारा को लेकर के। दूसरा क्वेश्चन पूछता है विद्युत धारा को लेकर के। तो उसमें क्या करना है? जब विद्युत धारा और विद्युत शक्ति, ये दोनों क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में आया हुआ है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर विद्युत की धारा पूछे, अगर विद्युत की धारा पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत की धारा पूछने से एम्पियर हो जाएगा। और विद्युत की धारा क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत की धारा अगर पूछता है तो एम्पियर होगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ओके, चलिए, यानी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार का यूज किया जाता है। सोनार, SONAR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन। ओके, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। अब बोला गया है, क्वेश्चन है कि डूबी हुई वस्तु की, एक्चुअली पता कैसे लगाती है, क्या करता है? तो सोनार के द्वारा होता क्या है? जो हाई फ्रीक्वेंसी, ये क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवर्ती वाली। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उच्च आवर्ती वाली जो आपकी पराश्रव्य तरंगे होती है। पराश्रव्य तरंगे। ओके, पराश्रव्य तरंगे होती है। इनको क्या करता है? इस पराश्रव्य तरंगों को ये जब भेजता है, क्या करने के लिए? तरंगों के साथ क्या करता है? जब ये भेजता है तो ये क्या करती है? समुद्र में कोई वस्तु जो डूबी हुई है उस वस्तु से क्या करती है? टकराती है। ओके, वस्तु से टकराकर दोबारा क्या होती है? यह टकराकर क्या करती है? वापस जाती है। वापस जाती है। ठीक है, वापस लौट आती है। वस्तु से टकराकर क्या करती है? वापस लौट आती है। तो जब टकराती है, जहां पर टकराती है तो होता क्या है? एक प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कैसे होता है? वस्तु से टकराने पर प्रतिध्वनि होता है, इको होता है, और यह वापस लौट आती है। तो ये काम किसका है? सोनार का है। सोनार यही काम करता है। इसमें क्या है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म में ही देख रहे हैं, साउंड नेविगेशन है ये। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एक रेंज तक को जो कवर करेगा। तो क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी, जो मतलब उच्च आवर्ती वाली जो पराश्रव्य तरंग हो गई, सुपरसोनिक वेव्स हो गया, इसके ये निकलती है, वस्तु से टकराती है, वहां पर इको होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टकराती है, यहाँ पर क्या होता है? इको, पराध्वनिक होता है। इको होता है, और उसके बाद ये वापस चली जाती है। ओके, तो इस काम किसका है? सोनार के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन दिया गया है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। ओके, तो ये क्यों होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिरता का जड़त्व, यानी बॉडी किस में रहती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या है? सपोज ट्रेन चलना शुरू कर दी। ओके, ट्रेन चलना शुरू कर दी
तो हमारी जो बॉडी का निचला हिस्सा है, जो हमारी बॉडी का निचला पार्ट है, वो क्या होता है, ट्रेन के साथ टच में है, वो भी मूवमेंट करने लग जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट है वो मूवमेंट नहीं करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो है अपर का पार्ट जो है वो मूवमेंट नहीं करता है। इसका एक फीचर ही होता है, जो इसका फीचर या बोल सकते हैं इसकी एक विशेषता ही है कि ये किस में रहना चाहता है। वर्ड क्या दिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट में ही रहना चाहता, आराम अवस्था में ही रहना चाहता है या विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। ये इसकी एक फीचर ही होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही बोला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती है? न्यूटन से पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट, बारामिरी, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने बताया था। और ये किस काल का है? ये ब्रह्मगुप्त, गुप्त शब्द लगा हुआ है, ये गुप्तोत्तर काल का है। ओके, यह किस काल से संबंधित है? गुप्तोत्तर काल से, गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। ओके, और ये गुप्तोत्तर काल की क्या है? गणितज्ञ भी है, गणितज्ञ। इसके साथ साथ आप इनको बोल सकते हैं खगोल शास्त्री। ये खगोल शास्त्री भी हैं, खगोल शास्त्री। गणितज्ञ के साथ साथ क्या है? ये खगोल शास्त्री भी हैं। ओके, इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म सिद्धांत की रचना भी की है। एक पॉइंट और लिख ले कि ब्रह्म सिद्धांत की इन्होंने रचना भी की है। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत की इन्होंने रचना की है। और इन्होंने सबसे न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज फॉर मेटल एलिमेंट्स? देख लेते हैं क्या क्या दिया है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? वो 28 दिया हुआ है, 287, 288, 282। आप लोगों को अगर मैंने बताया था एटॉमिक नंबर, कुछ जो मेटल्स थे उसका मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर बताया था। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा है कि कौन सा मेटल एलिमेंट के लिए, तो 28 किसका है? 28 किसका है? 28 की बात की जाए तो ये किसका है? 28 आपका होता है नियॉन का। ओके, नियॉन का 28 होता है। अब नियॉन का अगर एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2 और 8 कितना हो गया? ऐड करने से 10 हो गया। नेक्स्ट है 287, यानी 2 + 8 + 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये किसका होगा? ये क्लोरीन का होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इसकी ये किसकी हो गई? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? 17 किसका है? क्लोरीन का। क्लोरीन हो गया। नेक्स्ट क्या है? 288, यानी 2 + 8 10 + 8 18। 18 किसका है? आर्गन का है, आर्गन का है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 2882, यानी 20 किसका है? कैल्शियम का है। अब सवाल यहाँ आपसे ये पूछा है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेटल एलिमेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नियॉन है ये क्या है? ये क्या है आपका? नोबल गैस है। ये क्या है? नोबल गैस है। ओके, नोबल गैस है। क्लियर? चलिए, अब बात की गई है मेटल एलिमेंट को लेकर के। तो कैल्शियम क्या है आपका? यह एक मेटल एलिमेंट को इंगित करता है, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। क्लोरीन नहीं है, आर्गन भी आपका मेटल एलिमेंट में नहीं आएगा, ना आर्गन आएगा ना क्लोरीन आएगा। क्या आता है? कैल्शियम आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ये तो जो नियॉन है उसको तो छोड़ ही दीजिए, तो नोबल गैस हो गई, उसको तो साइड कर दीजिए। बाकी जो क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ये इसमें शामिल नहीं होता है। पूछा है धातु तत्व है, यानी मेटल एलिमेंट को लेकर के पूछा है। तो क्या होगा? कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इसका कितना है? एटॉमिक नंबर, इन सबको एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया 2 + 8 + 8 + 2 = 20। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु यानी कौन सी ऐसी धातु है जो मिश्र नहीं है, जिसमें कुछ मिक्स्ड नहीं है, बिल्कुल प्योर है? तो देख लेते हैं क्या होगा। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। तो इसका आप खुद से गेस कीजिए। सपोज आप ये सोच लीजिए कि आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं पता है, मिश्र धातु क्या होता है सब कुछ नहीं मालूम, बस एक मिश्र धातु एक नॉर्मल सा वर्ड है जो अमूमन आपने साइंस पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो, तो एक नॉर्मल एक वर्ड मिश्र, मिक्सिंग होता है। मिक्स है, मिश्र का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ मिला हुआ। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा धातु है जो मिला हुआ नहीं है। तो स्टील में हम लोग सबको पता है, निकल है, क्रोमियम, ये सब स्टील में मिक्स्ड होते हैं। स्टील में मिक्स है। पीतल में भी मिक्स्ड है ना। ब्रॉन्ज की बात की जाए, जो कांसा जिसको बोलते हैं कांसा, उसमें भी मिक्स्ड होता है। तो अब सवाल किसमें? तांबा जो है वो मिक्स नहीं है। आप देखेंगे राजस्थान के खेतड़ी में तांबा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना। राजस्थान के खेतड़ी में प्रोडक्शन, उत्पादन होता है तांबा का वहां पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा।
बिल्कुल, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको केमिस्ट्री से आप परिचित हो। यू नो अबाउट केमिस्ट्री, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको केमिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। ओके, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके लिए केमिस्ट्री कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर आप अपने हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता के समय में कांसा का कैसे यूज किया गया है, तो किन किन चीजों से मिलकर के कांसा बना है। ओके, इसके अलावा सिल्वर, आप बर्तन जो यूज करते हैं, स्टील के बर्तन यूज कर रहे हैं, ये भी अपने डेली लाइफ में यूज हो ही रहा है। तो इतना तो एक नॉर्मल सी जानकारी होती है कि किस किस चीजों से मिलकर के। इसमें भी अगर इतना भी नहीं पता है कि किसी से मिला होगा, तो ये तो पता है ना कि स्टील में कुछ तो मिलाया होगा। क्या मिलाया छोड़ दीजिए कि क्या मिलाया, लेकिन कुछ तो मिला है ये पता है। तो मिश्र धातु, ये ऐसे ही क्या होगा, मिश्र धातु। ये बोला कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो ये तो मिश्र धातु में आ गया। अगेन फिर पीतल है, पीतल का भी आपको पता है कि पीतल में भी क्या होता है, मिला हुआ होता है। ये आप अभी तक के लाइफ में पढ़े तो है पीतल के बारे में भी। तो तांबा ही ऐसा क्या है जो क्या है, एक मिश्र धातु नहीं है। क्लियर। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन को केवल थोड़ा सा अगर सोच ले तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन की बात की, भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है कि वस्तु जो है पुनः अपनी क्या होती है, पुराने अवस्था में वापस लौट आना। भौतिक का मतलब क्या होता है, पुनः अपने पूर्ववर्ती अवस्था प्राप्त करना। ओके, या इसे आप यूं लिख सकते हैं, ये क्या होता है, टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी। ओके, टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी होते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक और लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल भी होता है। ओके, टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल, यानी उत्क्रमणीय जिसे आप बोलते हैं, रिवर्सिबल। ओके, या इसे आप टेम्पोररी को लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लें कि अस्थाई लिख लें। ओके, अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो, अस्थाई। क्लियर, अस्थाई एवं उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। ओके, ये वर्ड भी यूज होता है, टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल या अस्थाई एवं उत्क्रमणीय। इसकी एक फीचर है किसकी, भौतिक परिवर्तन की, मतलब जो अपने पुराने अवस्था को फिर से प्राप्त कर लेता है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। हवा में क्या होता है, चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं। इनफैक्ट जो दिल्ली का जो एरिया है, क्लाइमेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या होता है कि दिल्ली के क्लाइमेट में आपका पायल वगैरह हो, चांदी की पायल होती है, तो ये क्या होते हैं, या चांदी का चम्मच हो, चांदी की कटोरी हो, तो ये यहाँ के क्लाइमेट में, यानी यहाँ का जो हवा में ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये काला हो जाता है। ओके, तो यहाँ के जो देखा जाता है तो चांदी के बर्तनों का काला होना। क्लियर। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पानी में चीनी का घुलना, अगर आप फिर से वेपराइजेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो सकता है, चीनी को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि पुनः उसी अवस्था में आ गया, पुनः अपने पुराने अवस्था को प्राप्त कर लेना, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है, बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म। ओके, तो इसका राइट आंसर कर लें, क्या हो जाएगा, यह एसिडिक और बेसिक होता है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त उष्मा होती है। इसकी कैलोरी कितनी होती है, तकरीबन 540 डिग्री कैलोरी की होती है, तकरीबन 540 कैलोरी। ओके, तकरीबन 540 कैलोरी होती है, जिसके कारण क्या होता है, भाप से अधिक जलता है, लेकिन ये उबलते, अगर भाप से जो है हाथ जो है अधिक जलता है कंपेरेटिवली विद उबलते हुए जल से। ओके, चलिए, इसमें क्या होती है, भाप में गुप्त उष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। परमाणु नाभिक के अवयव, जो परमाणु नाभिक होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ओके, कौन कौन से उसके कंपोनेंट से पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। सपोज क्या है, ये हो गया परमाणु, ये परमाणु हो गया, ये इसके बीच का क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परमाणु, और परमाणु के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, यानी इसे आप बोल सकते हैं नाभिक। और इस नाभिक के बीच में जो है, यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धन आवेशित जिसको बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं। एंड न्यूट्रॉन का मतलब आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल ओके, ये न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। तो इसमें दोनों होते हैं। इस बीच में आप क्या देख रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूछा है क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं या इसके घटक कौन कौन से हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बाहर क्या हो गया, परमाणु हो गया, ये आपका नाभिक हो गया, ये आप देख रहे हैं नाभिक, इसके अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। अब बात आती है कि फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर, आप ऐसे देख लें कि इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर यह घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, जिसको हम एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। जो घूमता रहता है इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर। ओके, ये वर्ड सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी अगर चेंज कर दे, सपोज जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा, हो सकता है कि ये पूछ ले कि एनर्जी लेवल कहाँ रहता है। तो एनर्जी लेवल हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, उसका एनर्जी लेवल बोला जाता है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, गलत हो जाएगा, लगेगा क्या पूछ लिया है। ओके, जबकि कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी लेवल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति की होती है, क्यों, द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन, ये इसका रीजन है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है, क्योंकि क्या होता है, जो लिक्विड होती है, वर्षा की बूंद क्या होता है, तो लिक्विड है, और लिक्विड कैसे रहना चाहती है, लिक्विड जो होती है ये रहना कैसा चाहती है, इसका जो सरफेस लिक्विड क्या होता है, इसका सरफेस कैसा होता है, एक बोल सकते हैं मिनिमम इसका एरिया घेरने की कोशिश करता है, मिनिमम एरिया। ओके, वर्षा की बूंद क्या है, एक लिक्विड है, और ये मिनिमम एरिया क्या करता है, घेरने का प्रयास करता है। अब मिनिमम एरिया घेरेगा तो पृष्ठ का क्या होता है, तनाव, तनाव होता है। मैंने कहा ना कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायो हो, उसको साइंस की तरह से थोड़ा सा हट के सोचने की कोशिश कीजिए। वर्षा की बूंद है, बहुत छोटी होती है, वो क्या करता है, मिनिमम एरिया को, क्यों, ताकि, क्यों ऐसा करता है, उसकी आकृति का कारण क्या है, क्यों वो राउंड आकृति का है, गोलाकार आकृति का कारण क्या है, क्योंकि वो मिनिमम एरिया को घेर रहा है, बहुत छोटा सा एरिया को घेर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका क्या होता है, तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस के टेंशन के कारण। ओके, सरफेस के टेंशन के कारण, या पृष्ठ जो बोल सकते हैं, ये क्या है, इसका पृष्ठ या सरफेस जो है, मिनिमम एरिया, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, मिनिमम एरिया को घेरने का, मिनिमम एरिया घेरने का प्रयास करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया होता कि प्रकाश का जो वेग है निर्वात में कितना होता है, शून्य अवकाश या निर्वात। ओके, शून्य अवकाश, या यहां पर वर्ड दे देता निर्वात, निर्वात। ओके, तो इसमें वेग पूछा है कितना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 300, 100 नहीं है, ये 10 टू दी पावर, ये 100 नहीं है। ओके, 10 टू दी पावर 1 होगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर, ये पावर पे है, 8 ये पावर पे है। ओके, अगेन ये भी किस में है, पावर में है, ये भी पावर में है। क्लियर, तो ये सब पावर में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाई मिस्टेक थोड़ा सा पावर जो है वो ऊपर है, ये पावर में है। या फिर मैं ऐसे रब कर देती हूँ, शायद क्वेश्चन समझ में ना आए, अदरवाइज क्लियर दिखाए, विजिबिलिटी ना हो। 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट वन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 प्रकाश वर्ष। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी होगा। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है निर्वात में, वैक्यूम में, शून्य अवकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, यानी कंपाउंड्स का निर्माण करता है। कंपाउंड सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप इन जनरल बताइए कि कौन है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बना सकता है। आप हर किसी वर्ड में देखेंगे कि कार्बन हर जगह मिक्स होता चलता है ना, कार्बन जो है हर जगह मिक्स होता चलता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन इसका राइट आंसर होगा, सबसे ज्यादा कंपाउंड यही बनाता है, कार्बन। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन पूछा है, नहीं होता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, ये पूछा गया है। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में। देख लेते हैं कैसे। एक्चुअली हाइड्रोजन का अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर की, तो कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, 1 होता है। ठीक है, यानी इसमें केवल क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 1 है। चलिए मैं लिख यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, यानी इसमें क्या है, केवल एक हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन तो होता नहीं होता है। इस हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसके कितने हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं, मैं क्लास में इसमें बता चुकी हूँ उसके 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं। ओके, 3 आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। कौन कौन से हैं, प्रोटियम, प्रोटियम। इसमें क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा है ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम। इसमें क्या होता है, ये हल्का उससे भारी होता है, प्रोटियम से थोड़ा भारी आइसोटोप्स है, तो इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। ओके, थर्ड है आपका प्रोटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटोयम। थर्ड कौन सा हो जाएगा, ट्राइटियम। ओके, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। ओके, ट्राइटियम। इसमें कितने होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे भारी, हाइड्रोजन का सबसे भारी आइसोटोप क्या होता है, यही होता है। उससे थोड़ा हल्का ड्यूटोरियम होता है, जिसका मैंने आपको सिंबल भी बताया था कि क्या होता है, आइदर D/H। ओके, इसमें क्या होता है, +H या H, क्योंकि ये H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। ओके, और ट्राइटियम में क्या होता है, T/H, T/H। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस क्लासेस में, इसकी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो अब ध्यान रहेगा, निम्न किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके आइसोटॉप्स में 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन देखा गया है। क्लियर, बाकी सभी में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, तांबा में, सभी में न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले याद ध्यान रखिएगा कि जो 6 गैस है आपके, 6 प्रकार की नोबल गैस होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी, हीलियम। ओके, हीलियम हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सी। हीलियम का क्या होता है सिंबल, हीलियम हो गया, ये तो हीलियम, फर्स्ट तो हीलियम हो गया। उसके बाद हो गया आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रैंडम। ओके, 6 आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ये 6 आपके क्या हो गए, नोबल गैसेस हो गए। ये बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहती है, बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहती है। इसके साथ क्या होता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो ये नहीं करती है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म ये नहीं करती है। ओके, केमिकल रिएक्शन फॉर्म ये नहीं करती, यानी आप बोल सकते हैं कि केमिकली इनएक्टिव गैस है। ओके, केमिकली इनएक्टिव गैस इसे आप बोल सकते हैं। चलिए, एंटासिड होता है। एंटासिड क्या होता है, भस्म होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, बफर। क्या है एंटासिड, क्या है, तो एंटासिड को ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार का एंटासिड है, क्या एक प्रकार का भस्म बोल सकते हैं, भस्म है। यानी जिसको ना हम लोग, इसका यूज क्या है, जो पेट में अगर कभी दर्द हो जाए, या जैसे हम सोचते हैं कि पेट में गैस टाइप का हो गया है, ओके, दर्द हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि चलो पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा एसिड हो गया हो, पेट में ज्यादा एसिड, अगर ज्यादा एसिड हो, ओके, ज्यादा एसिड को, अगर ज्यादा एसिड हो गया हो तो उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर उससे बनने से रोकने के लिए, ओके, पेट में जो एसिड हो जाती है, ज्यादा अगर एसिड फॉर्म हो गई तो उसको कम करने के लिए, या एसिड बन रहा हो तो उसको रोकने के लिए इस एंटासिड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। जंतु विज्ञान जो है, जूलॉजी अध्ययन किस चीज का करता है, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान क्या करता है, दोनों का अध्ययन करता है, जीवित का भी और मृत जानवरों दोनों का करता है। ओके, और फादर किसको बोला गया है, फादर किसको बोला गया है, जंतु विज्ञान का किसको बोला गया है, फादर अरस्तु को बोला गया है। फादर किसको बोला गया है, अरस्तु को,
अरस्तु को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। ओके, या तो आप इसे याद रख लें कि प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ क्या हो जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ऑडियो चल रही है ना? चलिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, प्राकृतिक वर्णवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। इट्स बेटर कि आप इसके इंग्लिश वाले जो है, साइंस में इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं दोनों इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि बिकॉज इट विल टेक टाइम, दैट्स वाई। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले एक ध्यान दीजिएगा इस वर्ड का इंग्लिश। ओके, क्या बोलते हैं इसको? गर्म रुधिर वाले तंतु, या इसको क्या बोला जाता है? समतापी। गर्म रुधिर वाले जंतु हो गए, या इसको आप बोल सकते हैं समतापी। ओके, इस वर्ड से और आसानी से समझ में आ जाएगा, या इसे आप बोल सकते हैं होमोथर्मल। इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा? होमोथर्मल का क्या मीनिंग होगा? समतापी यानी समान ताप। समतापी का मतलब क्या हो गया? समान ताप। तो क्वेश्चन पूछा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ऑप्शन क्या कह दिया है? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। क्लियर? सेकंड, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतापी। मैंने कहा क्या कहा है? समान टेम्परेचर होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ऑलवेज मेंटेन्स द सेम। समतापी होमोथर्मल का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज मेंटेन्स द सेम, जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देख लें, इसका अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? पक्षी या स्तनधारी। और अगर हम लोग बात कर ले असमतापी, असमतापी में क्या क्या आता है? मत्स्य आते हैं, सरीसृप आता है। ओके, मत्स्य सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, ये सब असमतापी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा, ये नाभिक है। ओके, ये नाभिक है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, भ होगा। नाभिक है ये, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यह किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किसमें होगा? अगर ये तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन में दिया गया है, अगर जैसे बीपीएससी ऑप्शन ई को लेकर के चलता है तो नाभिक के अलावा जो है कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ एक और लिख ले, हरित लवक भी लिख ले। ओके, प्लस हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। CH क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट। इसमें के क्लोरोप्लास्ट के कोशिकांग में भी क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के जो कोशिकांग होती है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। इसके भी कोशिकांग में क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक सवाल और ध्यान रखिएगा कि एक सवाल जो है बीपीएससी में पूछता भी है, डीएनए की खोज किसने की थी? अगर खोज की बात की जाए, डीएनए की खोज। ओके, यहाँ इसको लेकर के 2-3 सवाल है एक्चुअली। खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिशर। ओके, क्या नाम है? फ्रेडरिक मिशर।
मिसर, ये इसने इसकी खोज की है। ओके, ये इसकी खोज की है, फ्रेडरिक मिशर ने खोज किया है 1869 में, ये ध्यान रखिएगा। कब? 1869 में। ओके, 1869 में। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ आता है कि डीएनए का एक क्या है, डबल जो हेलिक्स मॉडल है। ओके, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डीएनए का यहाँ लिख रही हूँ। ओके, डबल हेलिक्स मॉडल, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो क्या होगा? जेम्स वाटसन, दो नाम आएगा इसमें, जेम्स वाटसन, वाटसन, जेम्स वाटसन, प्लस यहाँ पर और कहाँ इसका एक यहीं पे लिख देती हूँ, चलिए मैं दोनों यहीं लिख दे रही हूँ। ओके, फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों नाम मैंने यहीं लिख दिया है। ओके, दो नाम है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है, ध्यान रखिएगा, डीएनए की खोज किसी और ने किया है, प्लस डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का, किसने दिया है? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। आपके पास ऑप्शन में क्या करेगा, इस नाम को नहीं भी दे करके डायरेक्ट दे देता है वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ये इस तरह से भी पूछ लेता है, तो क्रिक लिखा हुआ है, क्रिक। ओके, फ्रांसिस क्रिक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डे ब्रिज, चार्ल्स डार्विन, थॉमसन मॉर्गन। तो किसका है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, है ना। किसको बोला जाता है? मेंडल को आनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में क्या क्या यूज होता है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है, हमारे शरीर का मोस्ट ऑफ द जो वेट है वो किससे बना है? अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का और जल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर का जो अधिक जो भार है किससे? जल से। कितना परसेंट है बॉडी में? 60 से लेकर के 70% जल है। ओके, और अगर बात की जाए जो नवजात बच्चे होते हैं, इसमें पूछ लेता है, 3 पॉइंट लिख लीजिए। नवजात बच्चे में, नवजात बच्चे में कितना पाया जाता है? अप्रोक्स 75% जल पाया जाता है, इतना परसेंट जल। और अगर बात की जाए वयस्क में, वयस्क पुरुषों में, वयस्क पुरुषों में, ओके, कितना होता है? वयस्क पुरुषों में करीब करीब हो जाता है, इसमें 60 से 65 लिख लें, 60 से 65% जल। ओके, और वयस्क महिलाओं में कितना पाया जाता है? महिला में कितना पाया जाता है? 55 से 60% जल पाया जाता है। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? हमारा जो मुख से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बोहाइड्रेट से होता है। स्टार्च जो होता है ना, हमारा स्टार्च जो होता है, स्टार्च को एंजाइम जो एमएलएच एंजाइम जो टूटता है तो क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है, वो जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। क्लियर ना। तो आज की क्लास के हम लोगों के जो है एमसीक्यूज फिनिश हुए हैं। कोई भी डाउट होंगे, कोई भी आपका सुझाव होगा, कोई कुछ भी अगर रिगार्डिंग इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हुए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें। बेटर है वो भी, जो बेस्ट है वो भी, जो चलता है वो भी, जो भी आपको लगे, लेकिन एक कमेंट जरूर डाला करें। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।